हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो कि वार्षिकी 2025 का है, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इसके तीसरे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बजट 2025-26 के बारे में दिया हुआ है। शुरू करते हैं बजट 2025-26। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है, इस कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया है। तो याद रखेंगे कि महान तेलुगु कवि जो हैं गुराजादा अप्पा राव, इनके प्रसिद्ध कथन जो है कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, इस कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट जो है 2025-26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। तो थीम को भी याद रखिएगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम हो जाएगा सबका विकास। नेक्स्ट है अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में है कि विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं और इस बजट का उद्देश्य जो है 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत। इसमें 6 व्यापक सिद्धांतों में शामिल है गरीबी से मुक्ति, उसके बाद है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, तीसरा है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, उसके बाद है 4 नंबर है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, फिर उसके बाद 5वां है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं शामिल होंगी, और उसके बाद 6ठा है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बजट का उद्देश्य जो है 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना। सुधार में क्या क्या करना है, इसमें कराधान में सुधार करना है, विद्युत क्षेत्र में सुधार करना है, उसके बाद शहरी विकास करना है, खनन में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, उसके बाद जो है विनियामक सुधार, यह सभी जो है सुधार में सम्मिलित है। आगे देखते हैं, आगे है कि कुल 50.65 लाख करोड़ जो है का बजट पेश किया गया है। इसमें कुल प्राप्तियां होने का जो अनुमान है यह 50,65,345 करोड़ है, जिसमें राजस्व प्राप्ति जो है रेवेन्यू रिसिप्ट यह शामिल है 34,20,409 करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियां जो है कैपिटल रिसिप्ट्स यह 16,44,936 करोड़ है। फिर कुल खर्च होने का जो अनुमान है, कुल खर्च होने का अनुमान 50,65,345 करोड़ है, जिसमें राजस्व खर्च जो होगा यह 39,44,255 करोड़ होगा, और पूंजीगत खर्च जो होगा यह 11,21,090 करोड़ होगा। नेक्स्ट है आगे देखते हैं विभिन्न घाटा, उसके बाद दिया हुआ है 2024-25 का संशोधित अनुमान, फिर 2025-26 का बजट अनुमान दिया हुआ है। देखिए विभिन्न घाटा में जो है राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा जो रहा है यह 2024-25 का संशोधित अनुमान जो है यह जीडीपी का 4.8% है, यानी कुल जो हो जाएगा 15,69,527 करोड़। उसके बाद है 2025-26 का बजट अनुमान जो जीडीपी का 4.4% रहा है। नेक्स्ट है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो रहा है यह 2024-25 का संशोधित अनुमान जो है यह जीडीपी का 19% रहा है, और 2025-26 का बजट का अनुमान है यह जीडीपी का 1.5% रहेगा। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये 2024-25 का है, यह जीडीपी का 1% रहा है, और यहाँ पे 25-26 का अनुमान है कि 0.3% रहेगा। नेक्स्ट है अगला है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा जो है यह जीडीपी का 1.3% रहा है 24-25 के अनुसार, और जीडीपी का 0.8% यह 25-26 के बजट का रहेगा। नेक्स्ट है आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 का शीर्ष 4 मद दिया हुआ है। देखिए रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। सबसे पहले है कि उधार और अन्य देता है, यह होता है 24%। यह रुपया आता है उसके बारे में दिया हुआ है, और जाता कहाँ है तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो होता है यह 22% होता है। उसके बाद है आयकर। आयकर जो होता है 22% यह आता है। उसके बाद माल और सेवा कर जीएसटी जो है यह 18% आता है, और निगम कर जो है यह 17% आता है। लेकिन जाता जो है ब्याज अदायगी में 20% जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16%, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं किया गया है, और रक्षा पर जो है 8% रुपया जाता है। यह केंद्रीय बजट 2025-26 में शीर्ष 4 मद इस प्रकार दिए हुए थे।
आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है बजट भाषण जो है उसके खंड ए के बारे में दिया हुआ है। खंड ए में बजट भाषण के दिया हुआ है कि इस बजट में विकास के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई है। 4 इंजन शामिल होंगे, यह हो जाएगा कृषि हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, एमएसएमई हो जाएगा और निर्यात हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि बजट के विकास के लिए 4 ईंधनों की पहचान की गई है, जिसमें शामिल है कृषि, निवेश, एमएसएमई, निर्यात, और विकास के लिए यह 4 शक्तिशाली इंजन माने गए हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि प्रथम इंजन के रूप में कृषि। देखिए, प्रथम इंजन के रूप में कृषि है, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम, यह जो है प्रथम इंजन के रूप में कृषि में सम्मिलित किए गए हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में जो है कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। साथ ही देखेंगे कि इस कार्यक्रम से जो है 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। उसके बाद है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। तो ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण जो है एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है, ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता। फिर इसके बाद जो है पहले चरण में ही 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, यह भी कृषि वाले में दिया हुआ है कि दलहन में आत्मनिर्भरता। दलहन में आत्मनिर्भरता जो है इसमें है कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। उसके बाद है भारत सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ जो है 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। तो याद रखेंगे कि दालों का नाम भी याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा तूर, उड़द और मसूर पर जो है विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू करेगी। नेक्स्ट है सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो सब्जी और फलों के लिए जो व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, इसमें शामिल होगा सब्जियों, फलों और श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है और उत्पादन प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद है बिहार में मखाना बोर्ड। तो बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। देखिए, मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए जो है बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद कृषि वाले में ही है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। तो राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन जो है यह किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना और उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। नेक्स्ट है जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। यह जो है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के तहत किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है मत्स्य उद्योग। तो यह भी जो है कृषि में ही शामिल है। मत्स्य उद्योग जो है मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य जो है 60,000 करोड़ है। वहीं हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क बनाएगी, यानी मत्स्य उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कपास उत्पादकता मिशन। तो कपास उत्पादकता मिशन जो है इसमें कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए जो है कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाई जाएगी और ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत जो है याद रखेंगे ब्याज सब्सिडी योजना, इसके अंतर्गत जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम के लिए किए जाने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा इंजन जो है इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई को शामिल किया गया है दूसरे इंजन के रूप में। तो देखिए दूसरे इंजन में क्या क्या होगा, इसमें वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है, क्योंकि यह हमारे निर्यात में 45% योगदान करता है और वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पॉइंट है इसका
कि ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़, जिसमें अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। और स्टार्टअप के लिए जो है 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक की सावधि ऋण दिया जाएगा। साथ ही देखते हैं हम लोग, इसमें शामिल है जो सूक्ष्म उद्योग शामिल है, लघु उद्योग शामिल है और मध्यम उद्योग शामिल है। तो सूक्ष्म उद्योग जो है इसमें निवेश दिया हुआ है करोड़ों में, कि वर्तमान में जो है 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन संशोधित किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़ हो जाएगा। टर्नओवर की बात करते हैं तो वर्तमान में यह 5 करोड़ है, संशोधन के बाद ये हो जाएगा 10 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद लघु उद्योग जो है यह वर्तमान में 10 करोड़ निवेश है, लेकिन यह संशोधन के बाद 25 करोड़ हो जाएगा। उसी प्रकार मध्यम उद्योग में जो है वर्तमान में 50 करोड़ है, लेकिन संशोधन के बाद यह 125 करोड़ हो जाएगा। उसी प्रकार टर्नओवर में भी जो है 50 से यह 100 हो जाएगा लघु वाला, और मध्यम वाला 250 से 500 करोड़ हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड को शुरू किया जाएगा। तो सूक्ष्म उद्यम जो है इसके लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे और पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही स्टार्टअप के लिए जो है 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ जो है निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। और पहली बार महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। देखिए फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाया गया है। इसमें क्या होगा, इस स्कीम में लेदर फुटवियर और बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दिया जाएगा। और इस स्कीम में से जो है 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। और भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। याद रखेंगे कि भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए भी एक योजना बनाई जाएगी। आगे देखते हैं, अगला है MSME में ही ये भी है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही देखेंगे कि सरकार द्वारा जो है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। उसके बाद है तीसरा इंजन। तीसरे इंजन में जो है इसके रूप में शामिल किए गए हैं, देखिए निवेश को शामिल किया गया है। तो इस निवेश में क्या है, इसके 3 भागों में बांटा गया है। एक है लोगों में निवेश, उसके बाद है अर्थव्यवस्था में निवेश, फिर उसके बाद जो है नवाचार में निवेश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोगों में निवेश। तो लोगों में निवेश जो होगा वह इस प्रकार से होगा कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। उसके साथ ही जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। तो इस डाटा को भी याद रखिएगा कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। साथ ही स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को अपने विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। नेक्स्ट है कि वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ जो है 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा, ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। साथ ही देखेंगे कि IIT में क्षमता का विस्तार,
तो IIT में क्षमता का विस्तार दिया गया है कि 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है और 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। वहीं IIT जो पटना है, IIT पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। वही 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है चिकित्सा केंद्र का विस्तार। तो चिकित्सा केंद्र का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी और वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही PM स्वनिधि स्कीम, तो PM स्वनिधि स्कीम जो है इसको बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ जो है नवीकृत किया जाएगा। उसके बाद है बजट में घोषणा की गई सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग श्रमिकों की पहचान पत्र बनाने के साथ साथ जो है ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। आगे देखते हैं, अगला है अर्थव्यवस्था में निवेश। तो अर्थव्यवस्था में निवेश जो है यह दूसरा पॉइंट है। इसमें जो है यह निवेश का दूसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था में निवेश। तो अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत जो है श्रीमती सीतारमन ने कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में परियोजनाएं पर 3 वर्ष की अवधि के साथ जो है काम करेंगी और राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही देखते हैं परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30। तो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 के बारे में दिया हुआ है कि वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजना में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। वहीं 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार करने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे कि 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को विस्तारित करके 2028 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए आगे देखते हैं कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। तो विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन जो है इसके तहत वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। वहीं जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर हैं इनको SMR के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा और वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियाशील हो जाएंगे। आगे है पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को, जो पोत निर्माण है वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा और जल पोतों की रेंज श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है कि सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित किया जाएगा। तो इसमें यह भी शामिल है, सामुद्रिक विकास निधि स्थापित किया जाएगा और सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि जो है पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएंगी। नेक्स्ट है एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी। देखिए जो उड़ान स्कीम है ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके। वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, देखिए बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। उसके बाद है मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। तो मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना जो है इसमें नहर ERM परियोजना के लिए
वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। उसके बाद है स्वामी निधि 2.2 योजना। तो स्वामी निधि 2 योजना जो है यह किफ़ायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो है। इसके अंतर्गत जो है विशिष्ट आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे निवेश वाले इंजन में जो दिया हुआ है इसी में है कि अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा और 15,000 करोड़ की इस निधि का लक्ष्य जो है अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। वहीं देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा और भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए अगला है नवाचार में निवेश। यह तीसरा जो है उसका नवाचार में निवेश दिया हुआ है कि अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किए जाएंगे। देखिए इसमें पहला हो जाएगा एक पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना। पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना के अंतर्गत जो है अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ खाद्य और पोषण, देखिए खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी और भू-स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। वहीं ज्ञान भारत मिशन, देखिए ज्ञान भारत मिशन जो है यह शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा इंजन। तो चौथा इंजन जो रहा है इस बार यह लास्ट वाला है चौथा इंजन। इसमें निर्यात को शामिल किया गया है। इसमें है निर्मला सीतारमण जो है इन्होंने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ जो है एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट जो है BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगा। आगे देखते हैं सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी और उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। उसके बाद है ईंधन के रूप में सुधार। देखिए ईंधन के रूप में सुधार क्या क्या होगा कि इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99% रिटर्न, स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। और इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने कर विभाग की विश्वास प्रथम जांच बाद में वचनबद्धता को दोहराया है। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो हो जाएगा इसको 74% से बढ़ा करके 100% किया जाएगा और यह संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। नेक्स्ट है अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। वहीं पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी और वर्ष 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। इसमें कुछ विनियामक सुधार किए जाएंगे। विनियामक सुधार क्या क्या होंगे कि 21वीं सदी के लिए आधुनिक, लचीले और लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित विनियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित 4 विशेष उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। देखिए 4 उपाय क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय जो हो जाएगा यह हो जाएगा विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों और प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए
विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी और यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है कि राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, यानी प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक जो है इसको शुरू होगा। उसके बाद है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी एफएसडीसी के अंतर्गत जो है वर्तमान वित्तीय विनिमय और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। और साथ ही साथ चौथा है जन विश्वास विधेयक 2.0। तो जन विश्वास विधेयक 2.0 जो है सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है प्रत्यक्ष कर। देखिए प्रत्यक्ष कर जो है इसमें दिया गया प्रत्यक्ष कर के बारे में नई कर व्यवस्था के अंतर्गत जो है 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़ करके 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। इसमें जो है वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा जो है 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण यह 12.75 लाख रुपए होंगी। और इसमें जो है नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स का संरचना दिया हुआ है। देखिए 0 से 4 लाख रुपए तक होगा तो जो टैक्स लगेगा यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक हो जाएगा तो 5% टैक्स हो जाएगा। उसके बाद 8 से 12 लाख रुपए होगा तो टैक्स 10% हो जाएगा। उसके बाद 12 से 16 लाख रुपए होगा तो इनकम तो 15% टैक्स हो जाएगा। 16 से 20 लाख होगा तो 20% टैक्स होगा। और 20 से 24 लाख रुपए इनकम होगा तो 25% टैक्स हो जाएगा। और 24 लाख रुपए से अधिक होगा तो यह 30% का टैक्स लगेगा। उसके साथ ही है टीडीएस को तर्क संगत बनाना। देखिए टीडीएस को तर्क संगत बनाने में जो है इसमें शामिल किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा जो है 50,000 रुपये से 2 गुनी बढ़ा करके 1 लाख रुपए की जा रही है। और किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा जो है 2.40 लाख रुपए से बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। देखिए उसके बाद है छोटे धर्मार्थ लिखा हुआ है न्यासों या संस्थाओं को पंजीकृत अवधि को बढ़ा करके 5 वर्षों से 10 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद है कि करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के अनुमति का प्रस्ताव 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम के लिए किए गए आहरण पर छूट दी जाएगी। और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत जो है पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही देखते हैं कि 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्षों की अवधि तक विस्तार है। इसका विस्तार करके स्टार्टअप लाभ प्रदान किए जाएंगे। और सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की वार्षिक जो है तारीख जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके यह 31 मार्च 2030 तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए साथ ही देखते हैं कि बजट 2025-26 के तहत जो है विभिन्न योजनाओं पर खर्च या टॉप 4 दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खर्च किए गए हैं 2,03,000 करोड़ रुपए। उसके बाद मनरेगा पर खर्च हुआ है 86,000 करोड़ रुपया। उसके बाद जल जीवन मिशन पर खर्च हुए हैं 67,000 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान जो है इसमें खर्च किए गए हैं 63,500 करोड़ रुपए। उसके बाद देखते हैं बजट 2025-26 के तहत जो प्रमुख मदों पर व्यय किया गया है। रक्षा में जो व्यय किया गया है यह किया गया 4,91,732 करोड़ जो कि सबसे अधिक है। तो 2025-26 के बजट में सबसे अधिक जो व्यय किया गया है यह हो जाएगा रक्षा पे किया गया है। उसके बाद है ग्रामीण विकास पे खर्च किया गया है 2,66,817 करोड़ रुपए। और कृषि और संबंध कार्यकलाप पर खर्च किए गए हैं 1,71,437 करोड़ रुपए। वहीं शिक्षा पर यह चौथे नंबर का खर्च हो जाएगा। शिक्षा पर 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और स्वास्थ्य पर जो है यह 98,311 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो देखिए सबसे अधिक जो खर्च किया जाएगा बजट 2025-26 के तहत तो इसमें रक्षा पे किया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे ग्रामीण विकास पे किया जाएगा। फिर कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पे किया जाएगा।
उसके बाद चौथे नंबर पे जो है शिक्षा में किया जाएगा और 5वें नंबर पे जो है यह स्वास्थ्य पे किया जाएगा।